आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। तिफल सा मन है मेरा, रह रह के तुमसे बातें करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आपकी अधिश्री। आज एक ऐसे ही जीवंत पात्र की कहानी लेकर आई हूँ जिसकी मुस्कुराहटों के आगे दुख बड़ा लाचार सा लगता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी फन्ने की बहू। मैंने सुबह दरवाज़ा खोला तो जामुन के पेड़ पर चिड़ियों ने शोर मचाया हुआ था और सामने लाल ओढ़नी में आधा मुंह ढके फन्ने की बहू घर में आती धूप संग उतनी ही तेज गति से कुछ कुछ कहती चली आ रही थी। आज आने में देर कैसे हो गई आंटी, मैंने पूछा। फन्ने की बहू हमेशा की तरह नज़रें चुराकर मुस्कुराती हुई चुपचाप अपने काम में लग गई ताकि कोई और प्रश्न ना पूछा जाए। अच्छा, चाय पियोगी या फिर पीकर आए हो, मैंने फिर पूछा। फन्ने की बहू ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी, मतलब हाँ। फन्ने की बहू रोज़ घर आकर पहले चाय पीती फिर काम शुरू करती। हाँ, अक्सर कहती, बिटिया जब तुम अपने लिए चाय इलायची वाली चाय बनाओगी तो मुझे भी देना। शायद इसीलिए मुझसे विशेष लगाव रखती और जितना हो सकता मुझे कोई काम ना करने देती। पति का नाम फन्नेलाल होने पर माँ उन्हें फन्ने की बहू कहकर ही पुकारती बजाय नाम के। गांव भर में वह इसी नाम से जानी जाती। सांवली, सलोनी, छरहरी काया और ओठों से कुछ बाहर आते दांत, मुख पर कांति में आभा लिए मुस्कुराते आते ही दिखाई पड़ती। और स्वभाव की बड़ी चुलबुली रही फन्ने की बहू। जब भी किसी से बात करती, बात बाद में ख़त्म होती, पहले खिलखिला के हंसती रहती। आज लगभग 60 वर्ष की रही होगी, पर वक्त की मार ने समय से पहले ही समझदार बना दिया था उन्हें। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति का देहांत हो जाना फन्ने की बहू को अंदर तक तोड़ गया था। पथराई सी आंखें और 3 बच्चे और साथ में उनका भविष्य कहीं तो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। कम उम्र में तितली सी फन्ने की बहू एक अधेड़ सी औरत लगने लगी। हालांकि 3 बीघा जमीन और एक मकान जो कि फन्ने ने अपने विवाह से पहले बनवाया था। यानी फन्ने की बहू ने नए घर में आते ही नए घर में कदम रखा। दोनों ने विवाहित जीवन को बड़े प्रेम से शुरू किया। सब कुछ उसकी आंखों के आगे ओझल सा हो रहा था। जमीन व मकान से आज वो चैन की सांस तो ले रही है, कम से कम रहने की छत और खाने कमाने के लिए ज़मीन तो है, वरना तो वारे न्यारे हो जाते। फन्ने के गुजरने के बाद अक्सर लोग उसे ढांढस बंधाते, न जाने कैसे कैसे दिलासे देते। उनके दिलासे सुनकर तो लगता कि थोड़ा हौसला भी हो तो वो भी रफू चक्कर हो जाए। अब उसे सब कुछ एक पुरानी खंडर होती इमारत की भांति लगने लगा। जब भी आईने में खुद को बेरंग सी देखती, कलेजा मुंह को आता। बिना चूड़ियों के अपने ही हाथ उसे खुशियों का गला घोंटते दिखाई देते। पति के ना रहने से कम उम्र में ही समाज द्वारा उड़ाई गई सफ़ेद चादर दिल पर पत्थर सी रखी थी, जैसे किसी ने बेड़ियों में चारों तरफ से जकड़ लिया हो। अपनत्व को बटोरती फन्ने की बहू अपने बच्चों की तरफ देखकर उनके गिरते आंसुओं को पोंछकर स्वयं को संभालती और सोचती, पति के जाने का दुख क्या किसी दिलासे भर से शांत होता है। आदमी के ना रहने से सबकी नज़रें ही बदल जाती है। किसी को उसका घर दिखता है, किसी को ज़मीन और किसी को फन्ने की बहू। पति के ना रहने से गांव ने उसे एक अलग ही श्रेणी में रखा था। किसी भी बार, त्योहार या शादी ब्याह में उसे बुलाया नहीं जाता, ना ही रिश्ते नातों में भी उसे पूछा जाता और उसे अलग थलग ही रखा जाता। आखिर ये कैसा रिवाज है दुनिया का। अकेली औरत का इस संसार में गुजर होना उतना ही मुश्किल है जितना मनुष्य का बिना घर रहना, पिता बिना उसकी संतान का रहना। पर जीवन तो जीना है, अपने लिए ना सही, अपने मासूम बच्चों के लिए, जिन्हें आज भी लगता है कि बाबूजी किसी काम से शहर गए हैं, कुछ दिनों बाद लौटेंगे ज़रूर। बताइए, है कोई उत्तर इन मासूम प्रश्नों का? अपने बच्चों के सामने वो रो भी ना पाती। जैसे तैसे फन्ने की बहू ने सच्चाई को कबूला और संभलना शुरू किया। अब वो रोज़ घर को संवारती, खेतों को भी देखती और फसलों का मुआयना करती और लौटते वक्त एक घास का भरोटा सर पर रख लाती ताकि घर में बंधी गाय कमज़ोर ना हो, समय पर दूध देती रहे, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कमी ना हो। फन्नेलाल कुछ ही दिनों पहले बड़े अरमान से गाय लाया था। जिस दिन गाय खूंटे पर बांधी थी, मारे खुशी के फूला न समा रहा था। जमींदार के घर में गाय हो तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई ना। वह अक्सर कहता, अब सिर्फ बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों का खान पान अच्छा होगा तो वो बड़े दिमाग से पढ़ेंगे और तुम भी तंदुरुस्त रहोगी, इसीलिए गाय लाया हूँ। न जाने क्या क्या सोच के रखा था। एक पल के लिए फन्ने की बहू उन ख्वाबों में खो गई जो घर और बच्चों के लिए फन्ने ने देखे थे। कहते कहते कुछ समय के लिए उस पल को जीने सी लगी थी।
एक दिन खेत से आते समय धीरे धीरे तेज होते संगीत की आवाज़ फन्ने की बहू के कानों में पड़ी और वो घर जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि देखते देखते नाचते गाते लोगों की एक टोली नज़दीक आ गई, जिसमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं। देखने से विवाह की सी मंडली लग रही थी। गीत भी वैसे ही गाए जा रहे थे। बहुत दिनों बाद फन्ने की बहू ने खुशी का माहौल देखा और देखकर अपनी सुध-बुध सी खो बैठी। अचानक सारे गम आंखों से ओझल से हो गए, लगा कोई बहुत बड़ा बोझ दिल से उतर गया हो। नाचती गाती महिलाओं में वो स्वयं को महसूस करने लगी थी। फन्ने की बहू स्वाभाविक रूप से बड़ी चुलबुली रही। अब उसका भी मन टोली में नाचने को हो रहा था। वैसे नाचने गाने की बड़ी शौकीन रही। छोटी ही उम्र में गीतों के सामने उसके पाँव ना रुकते थे। अपनी ही शादी में फन्ने के साथ जमकर नाची थी। खैर, आज दिल खोलकर मुस्कुरा रही फन्ने की बहू को अचानक एक आवाज़ कानों में पड़ी। गांव की हम उम्र सी भाभियाँ कह रही थी, अरे दूर हट, तुझे नहीं पता शादी ब्याह का मामला है, तू ठहरी विधवा क्यों अपशगुन कर रही है। ऐसी तिरस्कार वाली बातें सुनकर फन्ने की बहू का दिल बैठा सा रह गया। कल की सी बात लगती है, यही गांव की महिलाएं संग हंसी ठिठोली किया करती थी। अब देखो आप कैसी बदल गई हैं। फन्ने की बहू सोचने लगी, क्या अब वे किसी शुभ कार्य की हिस्सेदार नहीं हैं? क्या बिना पति स्त्री के जीवन का कोई मोल नहीं? आंसू पोंछते हुए घर की ओर बढ़ने लगी और उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो अक्सर कहा करती थी, बेटा आदमी एक छत की तरह होता है। दरवाजे में दाखिल होते ही बच्चों को गिल्ली डंडे का खेल खेलते देखकर मुस्कुरा उठी और कहने लगी, आग लगे ऐसे समाज को, मुझे तो बस अपना घर देखना है और अपने बच्चों का ध्यान रखना है। अब वो रोजाना निश्चिंत मन से अपना काम करती। समय अपनी गति से चलता गया और 16 वर्ष बीत गए। बड़ा बेटा दिलीप कॉलेज जाने लगा और शाम के समय में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। बाकी 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। उधर फन्ने की बहू को गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में काम भी मिल गया था। अब वो अपना घर संभालती, खेतों को भी देखती और बड़ी खुश रहती। कुछ दिनों बाद बड़े बेटे को स्कूल में नौकरी मिल गई। अब घर में बचत के हिसाब से काम होने लगे और बेटी का कॉलेज पूरा हो गया। एक दिन मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। फन्ने की बहू ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, क्या लगाती हो बेटी, इतनी चमकती कैसे हो? अब के शहर से मेरे लिए भी अच्छी सी क्रीम लाना, मैं भी थोड़ी गोरी हो जाऊंगी। दोनों हंसते हुए, जी आंटी आप यही रख लीजिए। यकीनन एक क्रीम मात्र से वो इतनी खुश हो गई थी कि मानो कोई हीरा हाथ लगा हो। अब मैं जब भी गांव जाती तो फन्ने की बहू के लिए उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ ले जाती। बढ़ती उम्र के साथ ही वह गांव की बड़ी औरतों में गिनी जाने लगी। अब महिलाएं व पुरुष सभी उससे अच्छे से बात करते, उसका मान सम्मान भी करते और ईश्वर की कृपा से कुछ दिनों बाद बड़े बेटे का विवाह भी तय हो गया था। बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी घर में आई थी। फन्ने की बहू रह रहकर फूली ना समाती, बार बार स्वयं को आईने में देखती। पति के गुजरने के बाद तो जैसे घर में आईना भी है वो भूल गई थी। एक दिन चूल्हे पर रोटी सेकते हुए उसकी नज़र दालान में टंगी फन्ने की तस्वीर पर पड़ी। सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने, सर पर साफा बांधकर तस्वीर में फन्ने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर वह बीते दिनों में खो गई, जिसमें फन्ने वही कुर्ता पजामा पहनकर उसे दिखाता हुआ पूछ रहा है, क्यों लक्ष्मी, कैसे लग रहे हैं? आप बताओगी भी या देखे ही जाओगी? फन्ने की बहू नज़र भर के फन्ने को देख रही है कि अचानक तवे पर सिकती रोटी की जलने की सुगंध से वो अपने सपने से बाहर आ जाती है और जलती हुई रोटी को कटोरदान में रखते हुए उसका सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो कहती है, तुम होते तो न जाने क्या क्या करते, सारे गांव में ढिंडोरा पीटते, वाहवाही बटोरते। तुम होते तो मैं भी दुल्हन सी सजती। और फूट फूट कर रोने लगती है। आंसू पोंछकर फिर से रोटियां सेकते हुए बार बार तस्वीर की तरफ देखती है, मानो फन्ने भी मुस्कुराकर उसे ही देख रहा हो। उधर मुझे बेटा होने की खुशी में वो फूली नहीं समाती और बच्चे के नाम का कुर्ता सिलवाकर मुझे देती है। मैं भी दादी बनी हूँ, बबुआ को पहनाना जरूर बिटिया। जी आंटी, बाबू जरूर पहनेगा, मैंने भी कहा। फिर कभी बाबू को देखती, कभी मुझे। तुम बस बाबू का ध्यान रखो, काम की चिंता ना करो, जो भी चाहिए मुझे बताओ। ठंड बहुत है, बेकाम पानी में हाथ ना देना, बच्चे को ठंड लग जाएगी, फन्ने की बहू ने कहा। सच में निस्वार्थ प्रेम के भाव चेहरे पर अलग ही दिखाई देते हैं। ऐसी है हमारी फन्ने की बहू।
आज सालों बाद मेरे पहनाए हुए नए कपड़े और कंगनों को अपने हाथों में देखकर उसकी चंचलता रह रह के खुशी के संग घर में बिखर रही है। कल बाबू का नामकरण उत्सव है, सारे मेहमान घर में आए हुए हैं। सब अपनी बातों में मग्न अपने अपने ढंग से व्यस्त हैं। उधर मुझे पल पल संभालते हुए घर को भी संवारती और मेरे तैयार होते ही मुझे और बाबू को काला टीका भी लगाती, माँ जैसी फन्ने की बहू। फन्ने की बहू कहानी सत्य घटना पर आधारित है, काल्पनिक नहीं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब विदा लेते हैं। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।